सलाम करते हुए शशिधर जी को निवेदन कर रहा हूं कि अपनी अभिव्यक्ति दें। आदरणीय मंच और रत्न शंकर जी, आप सब, मैं अपने छात्रों के साथ और इलाके के एक लेखपाल के साथ 80 से चला, फ्लाईओवर होते हुए, रिंग रोड होते हुए, चमकती दमकती सड़क से होते हुए जब इस इलाके में पहुंचा और खेवली का बोर्ड देखा तो मुझे लगा कि खेवली गांव मिल गया है, क्योंकि मैं बिहार में दिनकर के गांव सिमरिया से हूं और खांटी गवई हूं। लेकिन पहली बार मेरे जीवन में हुआ कि गांव में गांव नहीं था। खेवली खोजते हुए जब चला तो धीरे धीरे रास्ता गायब होने लगा, सड़क गायब होने लगी। और जब मैं आगे बढ़ता गया, अरे साहब मैं आपका पुराना फॉलोअर हूं। अच्छा ओढ़े साहब, ये हमारे 80 के कभी कभी अरी पे आते हैं और एक बार चाय पीने का सौभाग्य इनके साथ मुझे मिला है और तो अच्छा लगता है कि आज इनके साथ मैं हूं और इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूं। तो जब मैं इधर बढ़ा तो खरंजे वाली सड़क एक किसान ने बताया, मैंने कहा कि क्या धूमिल जी के गांव में मैं आ गया हूं तो उनके घर तक पहुंच सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ, ये पतली सी सड़क जो खरंजे वाली है ये वहां लेके जाएगी और घर तक आप पहुंचेंगे। और सचमुच मैं पहुंच गया। मैं सोच रहा हूं कि आजादी के इतने वर्षों बाद जब हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं हिंदुस्तान में, तब सड़क से संसद के एक कवि के गांव में ठीक ठीक एक सड़क नहीं पहुंची है स्मृति के रूप में। यह और बात है कि देश में नई संसद बन रही है, देश में नई संसद बन रही है, लेकिन धूमिल के गांव में अभी सड़क नहीं पहुंची। तब मैं ये सोच रहा था कि मैं राष्ट्र कवि दिनकर के गांव से आता हूं, अभी अभी लौट कर आया हूं। हमने बड़े काम किए हैं। सिमरिया से निकलने और आने के 13 रास्ते हैं और 13 रास्ते पक्के रास्ते हैं। वो सिमरिया से संसद तक सिमरिया का कोई भी आदमी पहुंच सकता है, वहां का एमएलए पहुंच सकता है, एमपी पहुंच सकता है, वहां का लेखक पहुंच सकता है, बुद्धिजीवी पहुंच सकता है। तब फिर मेरे दिमाग में आया, क्या हिंदुस्तान के कवि को अपने गांव में सड़क बनाने के लिए संसद तक जाना जरूरी है? शायद दिनकर संसद पहुंच गए थे 2 बार तो उनके गांव में सड़क बन गई। धूमिल संसद नहीं गए थे इसलिए सड़क नहीं बनी है। और मैं 21वीं सदी के 2021 में तब यह सोच रहा हूं कि सड़क बने ना बने, लेकिन मोबाइल के बड़े बड़े टावर, मुझे बाजार के बड़े बड़े टावर दिख रहे थे। धूमिल का समय मित्रों ग्राम का समय था, या विश्वग्राम और इंस्टाग्राम का समय है। धूमिल खेत में हल चला रहे थे और वह मक्के का समय था। हमारी सत्ताओं ने इसे पॉपकॉर्न का समय बना दिया है। और धूमिल का समय विचार और विचार के संघर्षों का समय था, या प्रचार और प्रचार के युद्धों का समय है। एक ऐसे समय में जब धूमिल से बहुत दूर समय निकल गया है, तब हमें धूमिल की कविता पर नहीं, धूमिल की कविता पर अब बात करने की जरूरत तो है, लेकिन धूमिल के आज रत्न शंकर जी ने अच्छा किया है कि इसका विषय रखा है कि समग्र धूमिल पर बात करते हुए। और अब समग्र धूमिल पर बात करने की जमीन बन चुकी है 2021 में, क्योंकि रत्न शंकर जी के 20 वर्षों के प्रयास से धूमिल समग्र 3 खंडों में आ गया है। हम सबको सबसे पहले धूमिल की रचनाओं से गुजरने की जरूरत है। मित्रों, पराग जी ने और अनेक मित्रों ने कई सवाल उठाए। मैं 20 वर्षों से धूमिल पे काम कर रहा हूं
2000 में जब जामिया मिलिया इस्लामिया में था तो अब्दुल बिस्मिल्लाह के साथ धूमिल को खोजना शुरू किया था। आज मैं धूमिल समग्र से गुजरने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हिंदी की आलोचना, हिंदी की रचनाशीलता धूमिल को अभी तक ठीक नहीं जान पाई है। धूमिल का मिस रिकॉग्निशन हुआ है, धूमिल की भ्रमित पहचान अब तक बनाई गई है। हमें धूमिल समग्र के भीतर से गुजरते हुए धूमिल की मुकम्मल पहचान बनानी होगी और मैं यह धूमिल समग्र के भीतर से गुजरने के बाद कह रहा हूं। कुछ सवाल हमारे साथियों ने उठाए, ये बहस का यहाँ विषय नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेरे छात्र और शिक्षकगण हैं, हम सब इस बहस को आगे बढ़ाएंगे और हिंदी की आलोचना और रचनाशीलता के बीच ले जाएंगे। लेकिन एक दो बातों की तरफ मैं इशारा कर देना चाहता हूं कि धूमिल जिस लोकतंत्र की खोज कर रहे थे वह लोकतंत्र अभी विकास की अवस्था में है और धूमिल सच्चे अर्थों में अपनी पूरी रचनाशीलता के भीतर कविता, मनुष्य और लोकतंत्र के साथ एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं जहां रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहूं तो सभ्यता का और सत्ता का और विचार का गहरा आवरण चढ़ गया है जिसे वे भेदना चाहते हैं। याद रखिए कि धूमिल का समय हिंदी साहित्य के भीतर अनेक तरह की प्रवृत्तियों का समय था। स्वयं धूमिल की कविता का आरंभ गीत से हुआ और धूमिल जिस कुठली को पाना चाहते थे, जिस गिरी को पाना चाहते थे, असंभव था उस गीत में, गीत के शिल्प में पाना, और धूमिल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। धूमिल उस दौर की अनेक विचारधाराओं के साथ जाते हैं और उसका प्रभाव दिखता है, लेकिन जो मूल है धूमिल का वह है अपनी चेतना के भीतर भाषा की परतों को तोड़कर उस मनुष्य की खोज करना, उस यथार्थ की खोज करना जो मानवीय मुक्ति का धरातल है, मानवीय मुक्ति का सार है। धूमिल यूं ही नहीं कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है या आदमी होना है। दरअसल धूमिल इतना ही नहीं कहते हैं, एक जगह वे कहते हैं कि कविता को भाषाहीन होना चाहिए और इस पर वे विस्तार से लिखते हैं। स्वाधीनता के बाद कविता की भाषा पर, कविता और मनुष्य के संबंधों की भाषा पर सर्वाधिक चिंतन करने वाले, गद्य में विचार करने वाले कवि धूमिल हैं। इसलिए धूमिल का सवाल, धूमिल का हल केवल कविताओं से नहीं मिल सकता है। और हिंदी आलोचना की यह समस्या है कि कहीं वह रिझाऊ है, कहीं वह बिकाऊ है, कहीं वह उबाऊ है और वह बाजार में विज्ञापन का तमगे लेकर खड़ी हुई है। हिंदी आलोचना का दूसरा संकट यह है कि वह थीसिस कट एंड पेस्ट पर आधारित है। मित्रों, धूमिल की कविता एक सामने लगी हुई है। अब देखिए इसकी जो सार्थकता है वे भाषा में शब्दों पर केंद्रित होते हैं और आप ध्यान रखिए कि धूमिल भाषा में शब्दों पर केंद्रित होते हुए कहते हैं कि छायावाद के कवि शब्दों को तोल कर रखते थे, प्रयोगवाद के कवि गोल करके रखते थे और ये जो नई कविता वाले हैं ये टटोल कर रखते हैं और हम सब जो समकालीन कविता वाले हैं वो शब्दों को खोल कर रखते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि आजकल के रचनाकार और आलोचक कवि शब्दों को कोड़ करके कविता बनाते हैं। भाषा का लैप देखिए, सभ्यता का, विकास का जितना विकास हो गया हो, लेकिन भाषा का और लोक का जैसा विनाश अभी हुआ है सभ्यता के इतिहास में, नीलय जी बैठे हैं, कभी नहीं हुआ था। तो एक ऐसे समय में धूमिल गांव के हल के लोहे और आईटीआई के उस प्रौद्योगिकी संस्थान के लोहे
यानी किसान का लोहा और मजदूर के लोहे को मिलाकर जो दुनिया रचना चाहते थे, उसके सामने एक बड़ा संकट था, आधुनिकता का संकट, हमारी सामंती संरचना का संकट। और दोनों संकट, ध्यान रखिए, मनुष्य का संकट उसकी भाषा में पकड़ में आता है। धूमिल एक जगह कहते हैं कि भाषा में भागता हुआ आदमी अपने पांव के निशान छोड़ जाता है। मैं तो कहता हूं भाषा में भागता हुआ आदमी अपनी चेतना के, अपने छद्म के, सत्य और असत्य के निशान छोड़ जाता है। और यह भाषा के विनाश का जैसा अभी युग है, इस विशाल विराट डिजिटल समय में, वैसा कभी नहीं हुआ था, जहां शब्द से अर्थ छिटक कर बहुत दूर जाकर बैठे हुए हैं। विकास का अर्थ यहां विनाश है, सरोकार का अर्थ यहां बाजार है, बर्बरता का अर्थ यहां आधुनिकता है। बेंजामिन की वो पंक्ति मुझे याद आती है कि सभ्यता का हर दस्तावेज और विकास का हर दस्तावेज बर्बरता और विनाश के दस्तावेज पर खड़ा होता है। जब किसान मिटता है तो मजदूर खड़ा होता है। जब गांव के पेड़ कटते हैं तब बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं। मित्रों, धूमिल की जो कविता है, या धूमिल का समग्र, मैं कविता अब नहीं कहूंगा, धूमिल की कहानियां, धूमिल की डायरी आ गई है। आप उनकी डायरी से निकलिए। बेचैन कर देने वाली बातें, बेचैन कर देने, इस युग के हुए चिंतक कवि हैं। और धूमिल की डायरी को मैं मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी के समतुल्य मानता हूं। स्वाधीनता के बाद इन दो कवियों ने कविता के मर्म तक पहुंचने के लिए भाषा और चित्त का, और देखिए भाषा का खेल केवल भाषा का खेल नहीं है। धूमिल बार बार यह कहते हैं, ये पुराना ढांचा अगर तोड़ना है तो पुरानी भाषा को खत्म करना होगा। और आज जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, मैनेजर पांडे ने सही कहा है एक जगह धूमिल के संदर्भ में कि सुविधा की राजनीति करने वाले लोग दुविधा की भाषा बोलते हैं। यह दुविधा की भाषा का प्रचंड समय है, बल्कि दोगलेपन, धूमिल के शब्दों में दोगलेपन की भाषा का प्रचंड समय है। और भाषा का दोगलापन वस्तुतः चेतना का दोगलापन होता है, वह व्यक्तित्व का होता है और गहरे मनुष्य का दोगलापन होता है। इसलिए भाषा कहीं बाहर से नहीं आती है, भाषा मनुष्य के गहरे अचेतन से पैदा होती है, जिस पर दुनिया की आलोचना ने बहुत कुछ खोजा है, पश्चिम ने भी बहुत कुछ खोजा है। यह समय आ गया है मित्रों कि हम धूमिल को समग्र के माध्यम से नए सिरे से पढ़ें। उनकी डायरियों, उनके पत्रों, उनके गद्यों, निबंधों, उनकी कहानियों, उनकी कविताओं के माध्यम से एक मुकम्मल धूमिल आना चाहिए। वह धूमिल नहीं जो केवल जन कवि धूमिल है, वह धूमिल जो दार्शनिक भी है, वह कविता का सौंदर्य शास्त्री भी है, वह धूमिल जो लोकतंत्र का पॉलिटिकल कल्चरल थिंकर भी है। वो रोशनी दे रहा है, टॉर्च जला रहा है, बहुत दूर तक दिखा रहा है। और अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि धूमिल की प्रासंगिकता नहीं, ध्यान रखिए, धूमिल ने अपने संपूर्ण गद्य में जिस एक शब्द को, दो शब्दों को सेंट्रलाइज किया है, वो एक भाषा है तो दूसरा समकालीनता है। धूमिल आज प्रासंगिक कवि नहीं है। मेरा मानना है कविता का जो आजकल बाजार सजा हुआ है, हर कवि सेल्फी मैन बनकर घूम रहा है, हर कवि दुविधा की भाषा में बात कर रहा है, हर रचनाकार जिसे धूमिल कहते हैं, पराग जी ने कहा कि मुखौटा लो तुम्हारा चेहरा, नीले जी ने कहा गिर गया, चेहरा गिरा हुआ है और जनता देख रही है, लेकिन चेहरे और चेहरे के बीच में जो ये दीवार खड़ी हुई है, उस दीवार को धूमिल पहचानते थे। अब देखिए अंतिम बात एक वाक्य कहकर मैं खत्म करता हूं कि यह बहुत प्रसिद्ध कविता धूमिल की कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। क्या धूमिल का यथार्थ धूमिल तक रहने के लिए आया था? धूमिल की कविता धूमिल के समय तक के लिए थी, वह यथार्थ बहुत आगे बढ़ गया है।
रोटी बनाने वाले का हाल आप देख रहे हैं। ब्रिटिश भारत से लेकर के औपनिवेशिक से उत्तर औपनिवेशिक भारत तक इस देश के किसानों का जो हाल है, सभ्यता की अंतिम लड़ाई हिंदुस्तान के किसान लड़ रहे हैं। और वो रोटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का गांव बचेगा कि नहीं बचेगा, वह कारपोरेट की थाली में रहेगा या नेताओं की टाली में रहेगा, इस बात की खोज धूमिल की कविता में है। और यह पंक्ति अब खुल गई है, जैसे मुक्तिबोध का डोमा जी उस्ताद और सारे अपराधी रात के अंधेरे में आते हैं। पटकथा भी कुछ कुछ वैसे ही रात के अंधेरे में भी बहुत कुछ को खोजती चलती है। लेकिन अब दिन के उजाले में मैं पूछता हूं, तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन नहीं, मुखर है। अब सबको पता है, संसद दिन दहाड़े कह रही है यह तीसरा आदमी मेरा अमेरिकन भाई है, मेरा मुंबईया भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। शुरुआत धूमिल से, उनकी परिचर्चा से, और फिर मुझे लगा कि कहीं आप धूमिल न हो जाए। तो धूमिल होने की इस कड़ी में जिस तरह से धूमिल की भाषा का आप प्रयोग कर रहे थे, तो मैं देखा कि कुछ लोग ठिठक गए थे। शायद आप बीएचयू में बोलते तो ताली बजती, लेकिन गांव में बोले तो इतने सहज लोग हैं यहाँ के, जो समझते हैं कि कब, कहां, कितना, और शायद इसी बंधन को, इसी दीवार को तोड़ा था धूमिल ने। और वो कह रहे थे, अपने यहाँ संसद तेल की वह खानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। तो उस तेल और पानी को अलग करने के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला जी से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, कि आप इस तेल और पानी को आज यहाँ इस गोष्ठी में अलग करें। सर जाएगी नहीं धूमिल की गोष्ठी। एक और सीट सम्मानित और यहाँ पर लाइटर के सम्मानित मंच और यहाँ पर सभी धूमिल प्रेमी, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि धूमिल के इस गांव शिवली में पहली बार आना हुआ। और धूमिल समग्र जो प्रकाशित है, जो 3 खंडों में प्रकाशित है, उसमें उनकी डायरी जो तीसरे खंड में है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी मूरत का जिक्र किया है, जिस तरह से उन दिनों के संघर्षों का चित्रण उन्होंने किया है, उनके दर्शन करने का मौका भी आज हमें मिला। हम लोग आ रहे थे तो हमारे साथ हमारे शिक्षक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डॉक्टर अमरजीत राम बैठे हुए थे, और कई जगह पूछना पड़ रहा था केवली के रास्ते के बारे में। तो ये कई बार हुआ कि ये मिल नहीं रहा है, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा था। तो मैंने अमरजीत से कहा कि ये कवि का स्थान है और कवि के स्थान पर पहुंचना कठिन होता है। धूमिल के कवि के स्थान पर पहुंचना इस कारण से कठिन होता है कि धूमिल के यहाँ खेवली केवल खेवली एक गांव नहीं है, बल्कि गांव की वह समग्र सामाजिक संस्कृति है जिसमें एक ऐसी सामूहिकता है, जहाँ एक सजग सामूहिकता है
जो पूंजीवादी विकृतियों के दबाव में लगातार नष्ट हो रही थी, उनके समय में भी और आज के समय में भी। धूमिल पूंजीवादी शहर के दबाव में नष्ट होती हुई ग्रामीण संस्कृति को बचाने वाले एक ऐसे कवि थे जो अपने समय में शहर केंद्रित चेतना को गांव की तरफ झुकाने की सामर्थ्य रखते थे। उन्होंने कई कविताओं में और अपनी डायरी के पन्नों में शहर को गांव की तरफ झुकाने की बात की है। अब जब शहर को गांव की तरफ झुकाने की बात करते हैं तो धूमिल का कवि वहां पर बहुत जीवंत होता है और उतना ही जागृत होता है, उतना ही मुखर होता है। इस कारण से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि धूमिल ग्रामीण भास्वरता के कवि, जिन्होंने अपने समय में जो शहर का मिजाज था उसको गांव की तरफ मोड़ दिया। आपको याद होगा कि उनके समय में रघुवीर सहाय थे जो नागर चेतना के कवि के रूप में लोकतंत्र को लगातार प्रश्नांकित भी कर रहे थे, लेकिन उनका जो कवि बोध था वह एक नगर से जुड़ा हुआ था। केदारनाथ सिंह थे जो जुड़े तो गांव से थे लेकिन उन्मुख वे शहर की ओर थे। धूमिल गांव के थे, गांव में रहे और गांव के कवि के रूप में ही उन्होंने गौरव हासिल किया। इस कारण से जब हम धूमिल के समग्रता की बात करते हैं या समग्र धूमिल की बात करते हैं, जिसका कि आज बातचीत का विषय है, क्योंकि बहुत समय नहीं यहाँ पर बहुत सारे वक्तव्य हो चुके हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब धूमिल के समग्र पर बात करते हैं तो ये सही बात है कि उन कविता और डायरी या उनके पन्नों से बातें नहीं निकलेंगी। आपको ग्रामीण समग्रता पर बात करनी होगी, उस समग्र संस्कृति और समाज की संरचना पर बात होगी जहाँ पर व्यक्ति और समाज के रिश्ते बार बार विकसित होते हैं, बिगड़ते हैं और उसे व्यक्ति के पक्ष में आपको संस्कारित करना होगा। क्योंकि जो विकसित संस्कृति थी, समाज की जो एक विसंगत मूलक संरचना थी, उसको धूमिल मनुष्य की मुक्ति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी नाते आप देखेंगे कि धूमिल शब्द प्रवण कवि के रूप में दिखाई देते हैं। और जब मैं शब्द प्रवणता की बात करता हूँ तो धूमिल इतने शब्द सजग कवि हैं कि उनके किसी भी कविता से कोई भी वाक्य छोड़िए, आप शब्द नहीं निकाल सकते। अगर आप शब्द निकालेंगे तो कविता का अर्थ टूट जाएगा, उसकी लय टूट जाएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इस नाते है कि वे उस भोजपुरी समाज की अभिव्यक्ति हैं जहाँ पर हर शब्द की अपनी अर्थ संगति है और अर्थगत वक्रता है, अर्थगत अवधात्य है। उसका कोई सिनोनिम नहीं है। जैसे ग्रामीण परिवेश में जीने वाले आदमी का कोई समानार्थी नहीं होता, वह अपनी वैयक्तिकता में स्वतंत्र होता है और आज़ाद होता है। ये और बात है कि हम उसे ग्रामीण नाम से संबोधित करते हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कि धूमिल ने अपनी डायरी में, अपनी कई जगह कविताओं में इसका जिक्र भी किया है कि ग्रामीण आदमी, गांव का आदमी, गांव के समाज में जीने वाला आदमी धीरे से नहीं बोलता, बहुत जोर से बोलता है। बहुत जोर से बोलता है, यानी वो कोई भी काम चुपके से नहीं करता, जो करता है पूरी दबंगई से करता है। और ये दबंगई, जिसे हम लोग कहते हैं कि लाठी और गमछा, यह उस भोजपुरी की संस्कृति है जिस भोजपुरी की संस्कृति में पले बढ़े थे। और वो जो लाठी गमछा की जो संस्कृति थी, धूमिल के यहाँ कविता में आकर के वह गांवी समाज और ग्रामीण भास्वरता की मुखर अभिव्यक्ति करती हुई नजर आती है। ये पक्ष तो उनके धूमिल के यहाँ है जिसके रूप में आपके सामने मैं दर्ज करना चाहता था। 3 खंडों में बहुत सारी रचनाएं हैं और जाहिर सी बात है बहुत सारे वक्ता हैं, उन पर बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। दूसरी बात, एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। धूमिल इतने सजग कवि हैं, इतने सजग चिंतक हैं कि कई बार जब वो लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, तो उनका अंदाज बहुत ही दार्शनिक होता है। यानी कविता में जितने यथार्थवादी हैं, अपने गद्य में उतने ही दार्शनिक हैं, उतने ही चिंतनशील हैं। और यह दार्शनिकता वायवी नहीं है, यह दार्शनिकता जीवन के दर्शन से निथर करके सामने आती है। और उन्होंने लगातार परंपरा जो उनको प्रदत्त परंपरा थी उसको प्रश्नांकित भी किया है और नई परंपरा का सूत्रपात किया है। बहुत सारे संदर्भ यहाँ पर
हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर छात्र हैं, शिक्षक हैं, धूमिल प्रेमी जन हैं, जो सब धूमिल पे जानते हैं, इस गाँव के लोग हैं, मंच पर इतना यशस्वी मंच यहाँ पर है, सब आप देखते हैं, आप जानते हैं। अब अपने समय के कवियों को जिस तरह से उन्होंने प्रश्नांकित किया है नीलेश जी, वो अद्भुत है। वो डायरी से जब धूमिल समग्र आया, धूमिल समग्र पिछली बार आया, तो मैं 9 फरवरी, धूमिल की पुण्यतिथि 10 फरवरी को पड़ती है, 9 फरवरी को मैंने उसकी समग्र पर एक विस्तार से व्याख्यान दिया था और रत्न शंकर पांडे ने कहा कि यह धूमिल समग्र पर आपके द्वारा किसी के द्वारा दिया गया पहला व्याख्यान था। उसमें ऑनलाइन का जमाना था, कोरोना का समय चल रहा था, तो जब मैं पूरा वो सब पढ़ा मैंने, तो मैंने इसको महसूस किया कि देखिए इतना ताकतवर कवि न केवल सशक्त कविताएं लिखता है, बल्कि कविता की पूरी परंपरा को पुनरीक्षित भी करता है, उसका निर्धारण भी करता है। जैसे वो निराला के बारे में कहते हैं कि निराला बेलाग कवि तो है लेकिन बेलौस कवि नहीं। उस समय निराला एक महान कवि के रूप में समादृत थे, आप देखिए, लेकिन कहते हैं बेलाग कवि तो हैं लेकिन बेलौस कवि नहीं है। आप उनकी ताकत देखिए, किस कहाँ से धूमिल बोल रहे हैं और खांटी बनारसी अंदाज में बोल रहे हैं। मुक्तिबोध के बारे में लिखा है, डायरी में उन्होंने लिखा है कि धूमिल के यहाँ संघर्ष तो है लेकिन उनके यहाँ प्रतिध्वनियां नहीं है। आप सब जानते हैं कविता को साहित्य की परंपरा में वह कविता अकारत होती है, वह साहित्य अकारत होता है जो प्रतिध्वनि विहीन होता है, क्योंकि पूरा के पूरा ध्वनि सिद्धांत इसी पर खड़ा था, एक जो गूंज की बात होती है। तो वो बार मुक्तिबोध के बारे में ऐसे बहुतों के बारे में पंत और महादेवी के बारे में लिखते हैं कि मैं नागरिक विचारणी सभा में गया, पहली बार उनको देखा तो कहा कि ये दोनों जब बोल रहे थे कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे फ्यूज बल्ब में रंग भर के लटका दिया गया। उस समय की ताकत देखिए। और कहा कि महादेवी अच्छा बोलती हैं लेकिन बड़ा किताबी बोलती हैं। मतलब यानी किताबी, देखिए यह केवल ये वाक्य नहीं है, ये धूमिल की पूरी मानसिक संरचना की अभिव्यक्ति है कि अच्छा बोलती है लेकिन किताबी बोलती है। यानी अच्छी वक्तृता धूमिल के लिए क्या हो सकती थी? वह हो सकती थी गांव को बोलिए, ग्रामीण लोगों के संघर्ष के बारे में कहिए, कुछ जीवन के बारे में कहिए। क्यों? क्योंकि वह अनुभव उनके पास नहीं था। तो नागर अनुभव के दायरे में जो बातें कही जा रही थी, बार बार धूमिल बहुत परेशान रहते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं और लगातार कविता में उसको प्रश्नांकित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही त्रिलोचन और नागार्जुन का एक संदर्भ है। वो कहते हैं त्रिलोचन बड़े कवि हैं, नागार्जुन उतने बड़े कवि नहीं। सोचिए, मतलब कोई प्रश्नांकित नहीं कर सकता था, दोनों की तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन धूमिल की सामर्थ्य देखिए। वो जो डायरी जब आई तब पता चला, पहले हम लोगों को सामर्थ्य नहीं मालूम था। क्यों? कहा कि जो त्रिलोचन है वो साइकिल के डंडे पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो नागार्जुन है वो साइकिल के कैरियर पर भी बैठने में भागते हैं, मैंने उससे बचने की कोशिश करते हैं। यानी ये कहाँ से मानस बना? ये मानस इस कारण से बना कि आज सोचिए कि कार से आने में 10 जगह पूछा पड़ रहा है, 10 जगह मोड़ है, तमाम सारी चीज़ें। और जब यहाँ पर हम लोग आ रहे थे, हमारे विधायक, हमारे भी रोहनिया विधायक क्षेत्र है, जो DHO का क्षेत्र है, शेर गोवर्धन का, जहाँ मेरा आवास, इनसे मुलाकात है। तो आप देखिए, मैं इनसे मतलब ये सब कविता पर बहस तो हम कर लेंगे, BHO में कर लेंगे, बड़े बड़े मंच हमको मिलेंगे, लेकिन औड़े साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि चूंकि यही आपका विधानसभा क्षेत्र है, जो कि हम लोगों का भी है, सीर, छित्रपुर, जो भी पूरा क्षेत्र आपका ही है, कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी विरासत को आपके माध्यम से हम सजो सकें। और जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो उस समग्र जो है राजनीतिक अस्तित्व की बात कह रहा हूँ, जो इससे सुधरता भी है, इससे उन्नत भी होता है और इसी की न होने की वजह से प्रश्नांकित भी होता है। क्योंकि आप देखिए, अगर एक गाड़ी यहाँ से उधर से आ रही है तो फिर दूसरे गाड़ी को सामने से ना हम गुजार सकते हैं, ना उसको क्रॉस कर सकते हैं। कहने का मतलब इतने वर्ष गुजर गए, हम सबको मिल करके कुछ ऐसा करना चाहिए। धूमिल अगर माननीय विधायक जी अपने, भाई हमारे सांसद तो मोदी जी ही हैं, तो हम सब मिल करके, हम ये बात नहीं कि हम इन पर सब छोड़ना है, हम आपके साथ खड़े हैं, हमसे भी जो तन मन धन जो अपनी सीमाओं में हो सके हम करने को तैयार है। लेकिन मैं क्यों ये कहता हूँ, अगर सड़क की बात तो आप इसको करेंगे और जो भी अपने संसाधनों की वह नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो लिखने पढ़ने वाले शिक्षक हैं, हमारा जो भी इसमें थोड़ा बहुत अंशदान भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं, निश्चित रूप से हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वहाँ से हम लोग जब चल रहे थे राजा तालाब से, यानी उधर से जब बनारस से आ रहे थे, रास्ते में कहीं धूमिल पथ ऐसा कुछ लिखा होता, धूमिल मार्ग लिखा होता,
तो जानते हैं यह जो है हमारी नई पीढ़ी के भीतर संस्कार का हिस्सा बनता। और आप देख लीजिए, और आप हम सब जानेंगे, हम चाहे शिक्षक हों, चाहे राजनेता हों, चाहे बुद्धिजीवी हैं, हमारी अमरता हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारे कर्मों में दिखनी चाहिए। और हम अगर अपने शब्दों को अपने कर्म में रूपांतरित कर सकें, मुझे लगता है कि धूमिल के प्रति नहीं, समग्र उस बौद्धिक साहित्यिक समाज के प्रति बहुत बड़ा आभार होगा, बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी, जिसके दायरे में हम सब आगे बढ़ सकते हैं। आज धूमिल होते तो 85 वर्ष के, और आप सोचिए कि 85 वर्ष के धूमिल होते और 85 वर्ष में अभी हमारे यहाँ उनके साथ के प्रोफेसर काशीनाथ सिंह जीवित हैं और लगातार लिख पढ़ रहे हैं। चौथीराम यादव से थोड़े ही छोटे हैं। ज्ञानपति बनारस के यशस्वी साहित्य अकादमी कवि हैं, वो उनके साथी थे, लेकिन दुर्भाग्य ये था ब्रेन ट्यूमर उनको हुआ और उसके उस शिकार हुए और जल्दी ही वो दिवंगत हो गए। लेकिन हम हैं, आप हैं, यहाँ का समाज है, सब मिल करके अगर कुछ ठान लें, कुछ संकल्प लें, तो उस कवि के प्रति और उस समाज के प्रति जहाँ की अभिव्यक्ति वह कवि लगातार कर रहा था, उसके प्रति हमारी सबसे बड़ा योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति से पूरी तरह से धूमिल का जो वांग्मय है एक बार प्रस्फुटित हो उठा आपके शब्दों में कि बेलाग कवि तो हैं, बेलौस नहीं है। लाठी गमछा की संस्कृति को भाषा देने का काम किया धूमिल ने। समकालीन कवि शहर में जाकर शहर के होके रह गए, किंतु धूमिल गांव के भास्कर के रूप में अकेले प्रकाश स्तंभ की तरह अड़े और खड़े रहे। और एक निवेदन भी कहें या गार्जियन के रूप में आपने आदरणीय विधायक जी को कि करनी ऐसा कीजिए कि याद करें सबको जो धूमिल ने किया, और धूमिल के माटी से ही आप भी पैदा हुए हैं। तो इस माटी को सलाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए कि कविता का कबीर धूमिल आज जिसकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, परम सौभाग्य महसूस करते हुए कबीरा खड़ा बाजार में लिए अंगीठी याद और जो घर बार है अपना, चलो हमारे साथ। तो धूमिल के साथ चलने के लिए घर तो बारना ही पड़ेगा। तो घर बार के क्या मिलेगा, इसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। आज के महत्वपूर्ण वक्ता के रूप में संपादक चिंतन दिशा मुंबई से चल के आए हृदय मयंक जी को निवेदन कर रहा हूं कि आप धूमिल के ऊपर प्रकाश डालें कि नौजवान पीढ़ी का मार्गदर्शन हो सके। आज के इस महाकवि धूमिल की 50वीं जन्म जयंती वर्ष में समारोह के अध्यक्ष आदरणीय सिंह साहब, मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय सिंह साहब जी, मेरे मित्र प्रोफेसर रामज्ञा शशिधर जी, आदरणीय डॉक्टर श्री प्रकाश शुक्ल जी और पाठक जी, विराजमान पाठक जी, सभागृह में मेरे मित्र नीले उपाध्याय जी, प्रोफेसर राम प्रकाश कुशवाहा जी और आदरणीय रत्न शंकर पांडे जी। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अभिभूत हूँ आज के इस समारोह में उपस्थित होकर। मित्रों, जो कवि हमारे अंतर मन को झकझोरता आया है, सपनों में जो विराजता आया है, उसके गांव में आना मेरे लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है मेरे जीवन की। मैं एक ऐसे प्रदेश से आया हूँ जहाँ कोई कवि, बड़ा कवि या कोई चर्चित कवि जिसका जन्म जयंती वर्ष होता है या उसका निधन होता है तो सरकार उसे राजकीय सम्मान के साथ विदा करती है। ये हम सब का दुर्भाग्य है कि हम एक ऐसे प्रदेश में हैं जो कहने को हिंदी भाषी प्रदेश है और भारत के राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की माटी, जहाँ की आबो हवा दुनिया भर में विख्यात है। कहा जाता है कि सारे बड़े ऋषि मुनि और इवन
ईश्वरीय ताकतें जो हैं इसी धरती पर पैदा हुई। लेकिन ये हम सबका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमने अपनी संस्कृति की उस परंपरा को आगे उसका निर्वहन नहीं किया। हम थोड़े वाचाल ज़्यादा थे, बोलने में ज़्यादा प्रवीण और प्रखर हुए, लेकिन जो हमें करना चाहिए था, शायद हमसे पहले जो सत्ता में रहे हो उनका दोष रहा हो, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन कविता का एक धर्म प्रतिरोध का भी है। नीरज जी, कविता प्रतिरोध करना सिखाती भी है और करती भी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि धूमिल हिंदी कविता के सबसे पहले प्रतिरोधी कवि है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो छठे दशक के बाद आते आते नेहरू के जो सजीले स्वप्नीले रंग थे नेहरू युग के, वो धराशायी होने लगे, ध्वस्त होने लगे। आज़ादी के संघर्ष के दौरान जो सपने देखा था लोगों ने, वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। और नक्सलवादी उसका उदाहरण है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं मानते कि धूमिल उससे प्रभावित नहीं थे, लेकिन सच ये है उसका बड़ा व्यापक प्रभाव उनका था। और इस धरती पर, बनारस की इस धरती पर, जहाँ प्रेमचंद जी की परंपरा हो, प्रसाद की परंपरा हो, और इसके बाद डॉक्टर नामोर सिंह जैसा, काशीनाथ सिंह जैसा, बाद के दौर में अगर किसी का नाम आप ले सकते हैं तो धूमिल ही हो सकते हैं। धूमिल एकमात्र ऐसे कवि हो सकते हैं जिनका आप गर्व और गौरव से उनका नाम आप लें। मैं आपको बताऊं कि दुनिया की तमाम तर भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। जिस प्रदेश में नीलय जी वहाँ रह के आए हैं, हमने अभी एक गौरव हमें हासिल हुआ। आदरणीय रत्नशंकर पांडे जी से मैं कभी नहीं मिला था। मेरे मित्र आदरणीय वाचस्पति जी हमेशा प्रेरित करते रहे कि रत्नशंकर जी गर्मियों में मुंबई जाते हैं बेटे के पास, आप उन्हें संपर्क करें और धूमिल पर कुछ करिए। आप लोग धूमिल पर क्या कर सकते हैं। हमारे मित्र कुशवाहा जी हैं यहाँ, राम प्रकाश जी, पता नहीं 15 साल पहले से मेरा एक निवेदन उनके पास था, क्योंकि आप बनारस में हैं और हमसे परिचित हैं। तो धूमिल के समग्र पर अगर हमें एक आप व्यापक लेख, ज्ञानेन्द्रपति पर आपने दिया था, आदरणीय रामज्ञा जी के पुस्तक की आलोचना उन्होंने लिख के दी थी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मुझे लगा कि एक इतना सुरुचि संपन्न अच्छा व्यक्ति हमें है हमारे शहर में, जिसे मैं कह सकता हूँ कि मैं जानता हूँ, तो उनसे निवेदन करूँ। लेकिन उनकी अपनी व्यस्तता है, चूँकि प्राचार्य थे, प्रोफेसर थे, उनकी अपनी व्यस्तता में लगे रहे, हमें मिल नहीं सका। लेकिन इस बार वाचस्पति जी ने हमसे कहा कि फिर से रत्नशंकर जी मुंबई में। मैंने उनको प्रणाम निवेदित किया। और देखिए सुखद संयोग कि कोरोना के उस कठिन समय में जब हम अपने आत्मीय जनों से भी बहुत दूर हुआ करते थे, हालांकि मैं मिलने जा नहीं सका, मैं स्वयं पीड़ित था, बहुत परेशान था, दवाइयों में घिरा हुआ था। मुझे डॉक्टरों ने कह रखा था कि आप न जाएं कहीं अपने घर को छोड़ के बाहर। लेकिन रत्नशंकर जी से मैंने संपर्क किया। लाइन कट गई आवाज। अच्छा, रत्नशंकर जी से मैंने संपर्क किया और कहा कि हुजूर आप हैं, कैसे हम लोग आपसे बातचीत कर सके। हम ये चाहते हैं कि धूमिल समग्र पर कोई वक्ता मुझे मिले और हम लोग सुनना चाहते हैं। रामज्ञा जी, धूमिल पर हम बहुत सुनना चाहते थे, क्योंकि हम लोगों के मन और प्राण में बसे हुए उस कवि के बारे में। वैसे तो किसी अभी चर्चा में आप कह रहे थे किंवदंतियों में कविता और कवि और हमारा समय होता है। और मैं मानता रहा हूँ कि कविता का जन्म कागज पे कभी नहीं होता। वो कवि के हृदय में धड़कती है जब पहली बार, तब वो नहीं देखती कि किस क्षेत्र में और किस प्रदेश में और किस शहर में है। कवि उठता है रात के 2 बजे और कागज पर टुकड़े पे कविता को दे देखता है। तो गांव और शहर में वो कविता जो है परहेज नहीं करती। तो हम वहाँ रत्नशंकर जी के संपर्क में आए और ये गौरव महाराष्ट्र को मिला, वो जो अभी आपने तीनों खंडों में धूमिल समग्र को देखा। रत्नशंकर जी का पहले मैंने फेसबुक लाइव पर करीब 1.5-2 घंटे का समग्र वक्तव्य रखा। और मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश भर में और जो हम लोग से जुड़े लोग थे दूसरी जगहों के, खूब सराहा लोगों ने। और पहली बार हम लोग शायद फेसबुक पर आमने सामने हुए। चेहरा भी नहीं जानता था, मैं परिचित नहीं था। हालांकि यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हमारे सपनों में बसने वाला, आकांक्षाओं में, इच्छाओं में और हमारी प्रतिरोध के उस हाथों में बसने वाला कवि से हम इतने निकट होकर भी जुड़ नहीं पाए। इसलिए इस बार जब आमंत्रण मिला तो मैं अपने मोह को छोड़ नहीं सका। मैंने कहा कि मैं इस बार जरूर धूमिल जी के गांव जाऊंगा। और मैं बहुत कृतज्ञ हूं और बहुत अभिभूत हूं
इस धरती को प्रणाम करके। वैसे तो हर कवि का अपना एक क्षितिज होता है, वो आकाश होता है, उसके हिस्से के पशु पक्षी पेड़ पौधे सब होते हैं। धूमिल जी की कविताओं को पढ़ते हुए हमें लग जाता है कि वो इसी हरहुआ के आसपास के हैं। यमुना पार करने वाली ढेर सारी चीज़ें मैंने सुना है। और बनारस के उस अड्डे की बात तो अब तो रामाज्ञा जी के साथ एक बार मैं भी ज्ञानंद जी के साथ वहाँ जा आया। मुझे बताया गया कि धूमिल जी यहाँ चाय पीते थे। तो मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आदरणीय रसशंकर जी के लिए। और मेरे मन में ये है कि इस कवि के प्रति अगर सरकारी तंत्र पहले वाले जो भी लोग रहे हों, हालांकि उस समय बहुत सारे दावे और नारे दिखाए गए आज़ादी की भी। अभी हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में जहाँ साहित्य और संस्कृति की दुनिया बसती है, एक तरह से जहाँ से अंकुरित और पल्लवित पुष्पित हुई है, फूल पत्तों पेड़ पौधों की बात करती थी। लेकिन आज के इस समय में कविता का एक सबसे बड़ा काम प्रतिरोधी स्वर पैदा करना, और धूमिल से बड़ा कोई कवि नहीं है। हिंदी कविता में कोई कवि नहीं है जो प्रतिरोध पैदा करे। चाहे आप देख लें कि 70-60 के दशक के उत्तरार्ध में 70-75 के दौरान जो उनकी लिखी कविताएं हैं, उस दौर की कविताएं देखिए और आज के समय को देखिए। आज के समय में और उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। गांव तो करीब करीब सब वैसे हैं आदरणीय विधायक जी, सारे गांव वही है। लेकिन ये जो नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप चाहें तो आप दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन एक विधायक अगर पूरी चेतना के साथ अपनी बात करने लगे और अपने फंड का सही इस्तेमाल करके उन जगहों को भी बेहतर बना दे, तो ये भी एक बनारस तो बड़ा एक तरह से टूरिस्ट का सेंटर है। लेकिन जो बाहर से लेखक कभी आएगा, दुनिया के चाहे जिस कोने से आए, वो खियोली आना चाहेगा। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उसके मन में बसा है, धूमिल की कविताएं बसी हैं, उसके मन में जरूर है कि खियोली की मिट्टी को पहुँच के प्रणाम करें। ये हमारा सौभाग्य देखिए कि मैंने माता जी के भी दर्शन किए। उनकी पत्नी है वाचस्पति जी ने मुझसे कहा था, इस तीनों समग्र में मुझे तो अभी मयंक तुम पढ़े क्या? मैंने कहा नहीं पढ़ मैं भी नहीं पाया हूँ। तो बोले अभी रत्न शंकर जी की माँ जीवित हैं, उनको लेके कुछ है क्या इस तीनों खंडों? उन्होंने सवाल किया बनारस से बैठ के, अगर नहीं है तो आपसे भी कह रहे थे कि उस संदर्भ में इनके परिवार से जुड़े लोग उनकी स्मृतियों को लेके, और कविता तो स्मृतियों के प्राण उसमें बसते हैं ना। बहुत सारी, पता नहीं आज हम यहाँ आए, यहाँ से लौट के मुंबई, कितनी कविताएं होंगी इस यात्रा में भी, और इस धरती को देख के जो हमारा तन मन है एकदम रोमांचित है। मित्रों, मैं आपसे अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। कविता पर बात हमारे मित्रों ने किया। नीरज जी रहे हैं कि हम लोग पिछले 50 वर्षों से मुंबई शहर में साहित्य और कला और संस्कृति को एक प्रतिरोधी आवाज़ के रूप में, एक ऐसे प्रदेश में जहाँ हमारा प्रदेश नहीं है, हम लोग हिंदी भाषी होते, यहाँ भी रामाज्ञा शशिधर जैसा वही बात करते जो रामाज्ञा भी बोल के गए। वही मैं कहने वाला था कि सत्ता बदलने से क्या होता है भाई। अगर हमारे जीवन के जो ढंग हैं, हमारे जीने के, खाने के, रहने के, आने जाने के, आज भी अगर वरना जो है तैर के ही साइकिल लेके पार करना पड़े, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है। लेकिन आज इतना बड़ा विकास जो आपको दिख रहा है, आप गर्व उस पर कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं उस विकास पर। लेकिन वो विकास यहाँ तक पहुँचे, खियोली की आम जनता तक पहुँचे, इस गांव तक वो सड़क पहुँचे, तब तो विकास है। नहीं, संसदीय सदस्य बहुत सारे पहले रहे होंगे सांसद, वो नहीं पहुँचा। आज भी अगर नहीं पहुँचा, बहु सुरेंद्र सिंह का नाम अगर आज एक बनवा दे सड़क, और जो हमारी अध्यक्षा भी बोल के गई हैं कि वो द्वार बनाएंगी, तो आजीवन लोग याद करेंगे। एक छोटे से समारोह में अध्यक्षा जी ने कहा कि हम